हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एजुकेशन फैक्ट्री के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं 11 जनवरी 2025 की कुछ महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं जो आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हर एक चीज बारीकी से डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ आखिरी तक जुड़े रहना। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। आप हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप हमारा प्ले स्टोर से ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक भी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और बाकी आपको जो पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे ऐप के अंदर, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप के अंदर मिल जाएगी। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं। सबसे पहले बात करें आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसकी बात करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? पीएम मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारित कहां रखा है? मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला कहां पे रखी है? आधारशिला कहां पे रखी है? तो किसकी? ग्रीन हाइड्रोजन। किसकी? ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला की बात करते हैं तो ये कहां पे रखा गया है? ये रखा गया है बेटा विशाखापट्टनम में। कहां पे? विशाखापट्टनम में रखा गया है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कहां पे है? आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। तो ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। यहां देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब बनाया जा रहा है। अब कुछ बात कर देते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में। तो आंध्र प्रदेश है, इससे अलग राज्य कौन सा हुआ था? तो आंध्र प्रदेश से अलग कौन सा हुआ था बेटा? तेलंगाना। कौन सा हुआ था? तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश का फेमस नृत्य कौन सा है? तो वो कौन सा बेटा? कच्चीपुड़ी। कौन सा है? कच्चीपुड़ी यहाँ का फेमस नृत्य है। इस तरह आप याद रख सकते हो कि यहाँ के जो लोग आंधे थे ना, उन्होंने काची पूड़ी खा ली। मतलब उन्होंने जो आधी पकी हुई या काची पूड़ी खा ली। कहाँ के? आंध्र प्रदेश के लोगों ने, मतलब आंधे लोगों ने कच्ची पूड़ी खा ली, उनको पता नहीं चला। तो इस तरह भी आप याद रख सकते हो। तो आंध्र प्रदेश का फेमस नृत्य कौन सा है? कच्ची पूड़ी। कौन सा बेटा? कच्ची पूड़ी यहाँ का फेमस नृत्य है। आंधे लोगों ने कच्ची पूड़ी खा ली। दूसरा, यहां से तेलंगाना कब अलग हुआ था? तो 2014 में अलग हुआ था। भाषाई आधार पे मैं बात करूं तो बनने वाला देश का पहला राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश था। भाषाई आधार पे बनने वाला देश का पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश था। अब इसके बारे में कुछ और डिटेल जान लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के तहत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन हब की आधारशिला रखी है। किसकी? ग्रीन हाइड्रोजन हब की। यह इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देश के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी है, जो ग्रीन एनर्जी है, जो नवीनीकरण ऊर्जा के संसाधन है, उनको बढ़ावा देना है, कार्बन को कम करना है और स्वस्थ पर्यावरण को बनाए रखना है। इसके लिए सब कुछ किया जा रहा है। नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा विकास निगम के सहयोग से एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा विकसित यह प्रोजेक्ट भारत में टिकाऊ ऊर्जा विकास की दिशा में एक बड़ी पहल है। एनटीपीसी इसकी सहयोग कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो कि एक पीएसयू कंपनी है, वो इसकी सहयोग कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या है? भारत के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहां किया जा रहा है? देश का पहला कौन सा बेटा? केबल स्टे रेलवे ब्रिज। केबल स्टे का मतलब क्या है? केबल स्टे मतलब केबल पे टिका हुआ ब्रिज है। केबल स्टे रेलवे ब्रिज है। कहां पे बन रहा है? ये बन रहा है जम्मू कश्मीर में बेटा। कहां पे बन रहा है? जम्मू कश्मीर में बनाए जा रहे हैं। केबल स्टे का मतलब जो केबल पे टिका हुआ है। स्टे मतलब केबल स्टे मतलब केबल पे अटका हुआ, केबल पे टिका हुआ ब्रिज है। ये कौन सी नदी पे है? बात करें नदी की, बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो कौन सी है? अंजी नदी। कौन सी है बेटा? अंजी नदी पे ये बना हुआ है। इसकी लंबाई की मैं बात करूं, लंबाई कितनी है? तो 725 मीटर लंबा है।
ठीक है। ऊंचाई कितनी है, नदी से ऊंचा कितना है, कितनी ऊंचाई पे बना है धरातल पे, तो 331 मीटर ऊंचा बना हुआ है। 725 मीटर लंबा और 331 मीटर ऊंचा धरातल से ये बना हुआ है। तो कहां पे है ये, जम्मू कश्मीर के अंदर है। कहां पे बेटा, जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ है। एक फेमस ब्रिज की मैं और बात कर लेता हूं, कौन सा है, भूपेन हजारिका या ढोला सादिया। भूपेन हजारिका है, हजारिका या ढोला सादिया। कौन सा, ढोला सादिया, ढोला सादिया ब्रिज है। ठीक है, ये कहां पे है, तो ये बेटा कहां पे है, असम में है। कहां पे, असम। ठीक है, नदी की बात करें तो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी है। कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी पे बना है। इसकी लंबाई की बात कर लेते हैं, लंबाई कितनी है, 915 किलोमीटर, सॉरी 9 किलोमीटर, 9.14 किलोमीटर है। 9.14 मतलब 9,015 हो गया ना। ठीक है, 9 किलोमीटर से ऊपर इसकी लंबाई है। यह सबसे लंबा ब्रिज है, देश का सबसे बड़ा हमारा लंबा ब्रिज बना है, जो कि 9.15 किलोमीटर है। ब्रह्मपुत्र नदी पे भूपेन हजारिका या ढोला सादिया ब्रिज भी इसको बोलते हैं। तो केबल स्टे ब्रिज की बात करें, हाल ही में भारत के पहले केबल स्टे रेल ब्रिज जो एनजी खंड ब्रिज का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया, जो भारतीय रेलवे बुनियादी ढांचे विकास को एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। यह जम्मू कश्मीर में उधमपुर और श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक प्रोजेक्ट के कटरा और सियासी खंड को जोड़ता है। किसको जोड़ता है, उधमपुर को जोड़ता है, श्रीनगर बारामूला को जोड़ता है और कटरा को भी जोड़ता है। इसके लिए ब्रिज काफी हेल्पफुल होने वाला है, मतलब रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए यह ब्रिज बनाया गया, जो कि सबसे ऊंचा ब्रिज है, रेल किसका, केबल स्टे का सबसे ऊंचा और लंबा ब्रिज बना है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन कहां किया जा रहा है। किसका, यंग लीडर्स, यंग मतलब क्या होते हैं, युवा लोग होते हैं। यंग लीडर्स मतलब युवा लोगों का प्रतिनिधित्व के लिए एक कार्यक्रम किया जा रहा है। विकसित भारत यंग लीडर्स का आयोजन कहां पे हो रहा है, ये नई दिल्ली में हो रहा है। कहां पे, नई दिल्ली में हो रहा है। नई दिल्ली में कहां से, जो नई दिल्ली के अंदर भारत मंडपम बना हुआ है, वहां से इसका कार्यक्रम होने जा रहा है। कौन कर रहे हैं, हमारे देश के युवा मंत्री या खेल मंत्री की बात करूं तो कौन है, मनसुख मांडविया जी कर रहे हैं। मतलब खेलने से मन क्या रहता है, खुश रहता है, सुखी रहता है। तो इस तरह याद रखना, मनसुख मांडविया क्या है, हमारे खेल मंत्री है, वो कर रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य क्या है, इसका मेन उद्देश्य ये है कि युवाओं की भागीदारी हो देश के अंदर, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, डिफेंस का क्षेत्र हो, कला का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो, इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो, कोई भी सेक्टर हो, किसी भी क्षेत्र के अंदर युवाओं को आगे लाया जाए, उनके भागीदारी की जाए, उनको उनके जो कार्य है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके क्या कर्तव्य है देश के प्रति, इन सब चीजों के प्रति उनको जागरूक किया जाए और वो इसमें ज्यादा से ज्यादा भाग ले। तो ये इसलिए कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अब कब हो रहा है कि 10 जनवरी से लेके बेटा कब हो रहा है, 12 जनवरी तक हो रहा है। 3 दिन चलेगा, 2025 10 जनवरी से 12 जनवरी। और 12 जनवरी को क्या होता है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म जयंती होती है। तो उस दिन क्या होता है, राष्ट्रीय युवा दिवस होता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब होता है, 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया जाता है। तो यह भी आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए विकसित भारत यंग लीडर्स का आयोजन कहां किया जा रहा है, दिल्ली में किया जा रहा है, भारत मंडप में। कितने दिन चलेगा, 3 दिन चलने वाला है। इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखें तो क्या है, राष्ट्रीय युवा कार्यक्रम खेल श्रम रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया, कौन है, मनसुख मांडविया के नेतृत्व में 10 से 12 जनवरी 2025 का भारत मंडप नई दिल्ली में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग का आयोजन किया जा रहा है। इस आयोजन का उद्देश्य क्या है, युवाओं को विकसित भारत के लिए नवीन समाधान प्रस्तुत करने के लिए बेहतर मंच प्रदान
करना है, युवाओं को क्या है, नवीन भारत के लिए एक बेहतर मंच प्रदान करना है, इसलिए कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो कहां पे होगा, दिल्ली के अंदर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 4, हिमाचल प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव का नाम किसके सम्मान में बदला है। हिमाचल प्रदेश की सरकार है जो उन्होंने अपने हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव का नाम किसके सम्मान के लिए बदला है, किसकी याद में बदला है, तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के याद में बदला है, जो हमारे पीएम थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। कौन थे, मनमोहन सिंह। एक ऐसी शख्सियत थी जो मौन रह के भी बहुत कुछ सिखा गए लोगों को। ठीक है, मैंने राजनीति में आज तक ऐसा व्यक्ति नहीं देखा कि जो मौन रहता हो, मतलब किसी के बात का ऐसे पलट के जवाब न दे। मतलब राजनीति में क्या होता है, आप किसी को कुछ बोलोगे तो वो आपकी जवाब का रिप्लाई जरूर देंगे, पलट के उसका कटाक्ष जरूर करेंगे, बट ये किसी का कटाक्ष कभी नहीं करते थे, क्योंकि एक पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति थे। ठीक है, और आजकल क्या है वो आप सबको पता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अब ये देश के क्या थे, प्रधानमंत्री रहे थे। ये पीएम कब रहे थे बेटा, 2004 से 2014 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। ये हमारे देश के वित्त मंत्री भी रहे थे। ये कब रहे थे, वित्त मंत्री कब रहे थे, नरसिम्हा राव हमारे देश के प्रधानमंत्री थे 1991 से लेके 1996 के बीच में देश के वित्त मंत्री भी रहे थे। आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे, आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे, आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे। गवर्नर कब रहे थे, आरबीआई के गवर्नर 1982 से 1985 के बीच में आरबीआई के गवर्नर भी रहे थे, आरबीआई के गवर्नर रहे। और इनको पद्म विभूषण भी मिला हुआ है बेटा, पद्म विभूषण भी मिला हुआ है, विभूषण भी इनको मिला हुआ है। वो कब मिला हुआ है, 1987 के अंदर मिला हुआ है। अब आपको कमेंट में ये बताना है ये यूजीसी के अध्यक्ष कब रहे थे, किसके बेटा, यूजीसी के। यूजीसी जो हमारा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, जो हमारा यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय आयोग होता है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, इसके अध्यक्ष भी ये रहे थे। ये आपको बताना है इसके अध्यक्ष कब रहे थे, ये आप कमेंट करके बताओगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। प्रधानमंत्री भी रहे थे, वित्त मंत्री भी रहे, आरबीआई गवर्नर भी रहे थे, पद्म विभूषण भी मिला हुआ है। हाँ, राज्यसभा सांसद थे। ये कहां से थे, राज्यसभा सांसद थे। क्या थे, राज्यसभा सांसद थे, ठीक है, राज्यसभा सांसद भी थे। ठीक है, सांसद भी रहे हैं। कहां से रहे हैं ये, एक तो रहे हैं असम से रहे हैं, और अभी लास्ट में ये कहां से थे, राजस्थान से भी थे। कहां से थे, राजस्थान से भी राज्यसभा सांसद रहे। ये दोनों भी आपको याद रखना है। इन्होंने एक बार लोकसभा चुनाव भी लड़ा था दिल्ली से, दक्षिणी दिल्ली से, तो वहां से हार गए थे, फिर ये राज्यसभा सांसद रहे थे हर बार। ठीक है, तो इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के सम्मान में आधिकारिक तौर पर हिमाचल प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटिव HIPA का नाम बदलकर यह निर्णय लिया है कि हिमाचल प्रदेश की 50वीं वर्षगांठ समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, वहां के मुख्यमंत्री कौन है, सुक्खू है। कौन है बेटा, सुक्खू है, सुखविंदर सिंह सुक्खू है, की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया है। ठीक है, तो मनमोहन सिंह जी के याद करते हुए उन्होंने ये फैसला लिया और उसका नाम चेंज किया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में ऑल इंडिया रेडियो विशेष कुंभवाणी चैनल का उद्घाटन किया है। किसका बेटा, कुंभवाणी का उद्घाटन किया है। किसका, कुंभवाणी का उद्घाटन किया है। तो अब आपको पता है कुंभ का आयोजन कहां हो रहा है इस बार, कौन सा हो रहा है, कुंभ हो रहा है या महाकुंभ हो रहा है। इस बार महाकुंभ हो रहा है। तो कुंभ कहां हो रहा है बेटा, प्रयागराज में। कहां, प्रयागराज इलाहाबाद में कुंभ हो रहा है। तो कुंभवाणी रेडियो का उद्घाटन कहां से हुआ है, प्रयागराज इलाहाबाद से हुआ है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। अब कुंभ कितना साल से आता है,
कुंभ 12 साल से आता है। ये क्या है, महाकुंभ है, उससे भी ऊपर है। कहां पे हो रहा है, प्रयागराज। त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का संगम है प्रयागराज में, तो वहां पे क्या हो रहा है, कुंभ का आयोजन हो रहा है। करोड़ों की संख्या में वहां श्रद्धालु पहुंचने वाले हैं। कुंभ के स्नान में, शाही स्नान में डुबकी लगाने वाले हैं। कौन कौन जा रहे हैं कुंभ के शाही स्नान में डुबकी लगाने, कमेंट करके बताओ भैया। अब बात करते हैं भारत के अंदर कुंभ कहां कहां आयोजन होता है। तो पहला कुंभ कहां होता है, हरिद्वार। हरिद्वार में कुंभ होता है। दूसरे बात करूं, प्रयागराज। प्रयागराज में कुंभ होता है। तीसरा कुंभ की बात करें तो नासिक में होता है। चौथे कुंभ की बात करें तो उज्जैन में होता है। उज्जैन में बेटा, कहां पे, उज्जैन, ठीक है, उज्जैन में कुंभ होता है। भारत में इन 4 जगहों में कुंभ का आयोजन किया जा रहा है। हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन में, इन 4 जगहों पे कुंभ का आयोजन होता है। और अब की बार कहां हो रहा है, महाकुंभ हो रहा है, कहां पे, प्रयागराज में। और यहां से कुंभवाणी रेडियो चैनल का संचालन किया है। जो कुंभ जितने दिन चलेगा, कि कितने दिन चलता है कुंभ, चलता है बेटा 44 दिन चलता है। कितने दिन, 44 दिन कुंभ चलता है। उन 44 दिनों का पूरा प्रसारण आपको इस चैनल पे मिलने वाला है, आकाशवाणी के इस चैनल पे मिलने वाला है। और कुंभ कितने दिन चलता है, 44 दिन चलता है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 को समर्पित ऑल इंडिया रेडियो विशेष कुंभवाणी MF कितना है, 103.5 मेगाहर्ट्ज का उद्घाटन किया है। इस प्रसारण का 10 जनवरी 2025 से लेके 26 फरवरी 2025 तक किया जाएगा। एक प्रसारण सुबह क्या होगा, 5:55 से लेके 10 बज के रात की 5 बजे तक चलेगा। सुबह 5:55 से ये प्रसारण स्टार्ट हो जाएगा और रात्रि 10:05 तक ये प्रसारण चलने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, हाल ही में किस संस्था ने एशिया की सबसे बड़ी शैली वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा का शुरुआत की है। किसकी बेटा, शैली वेव, किसकी, शैली, किसकी, शैली वेव बेसिन। शैली वेव बेसिन का मतलब क्या है, जो समुद्री है, समुद्र के किनारे जो समुद्री तकनीक है उनके बारे में रिसर्च करना, पता लगाना और इसके बारे में नई जानकारी जुटाना है। क्या कि समुद्री व्यवस्था है, जो अपने जल मार्ग है, जो समुद्र के जहाज है, उन पे के लिए कुछ सुचारू रूप से नई व्यवस्था डेवलप की जाए। तो इसलिए क्या, एक शैली वेव बेसिन की अनुसंधान की सुविधा की शुरुआत की है। तो किस IIT ने की है, IIT मद्रास ने। IIT मद्रास ये काम करने जा रही है। कौन सी IIT, IIT मद्रास। ऑप्शन क्या है, बी हमारा राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। IIT मद्रास ने एशिया की सबसे बड़ी अत्याधुनिक शैली वेव बेसिन अनुसंधान सुविधा की शुरुआत की, जो तटीय समुद्र इंजीनियरिंग तकनीक अनुसंधान आवश्यकताओं को नई दिशा देने के लिए विकसित की गई है। यह सुविधा थायूर परिसर में स्थित है और बंदरगाह, जलमार्गों, तटीय संरचनाओं से जुड़ी जटिल समस्याओं के समाधान सहायक होगी। इसमें NTCPWC के तहत डिजाइन किया जाएगा। NTCPWC के तहत डिजाइन किया, मतलब मेन उद्देश्य क्या है, समुद्री मार्ग को, समुद्री इंजीनियरिंग है और इसमें टेक्नोलॉजी है, इसको एक नई पहल देना, इसमें एक रिसर्च करना, उसके बारे में नई जानकारियां जुटाना और बंदरगाह, जल मार्गों के से जो जुड़ी समस्याएं हैं, जो उन परेशानियों का सामना कर रहे हैं, उनको एक सोल्व करना है, उनको एक नए लेवल पे लेके जाना है, उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए काम किया जा रहा है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अभी हाल ही में भारत ने अमेरिका के साथ किस एंटी सबमरीन का लेकर समझौता, इसे भारतीय नौसेना के लिए इसका उत्पादन किया जा रहा है। कि कौन कर रहा है बेटा, भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका किसका काम कर रही है, कौन सी सबमरीन बना रही है, एंटी सबमरीन बना रही है। कौन सी सबमरीन बना रही है, किसके लिए, भारतीय नौसेना के लिए। किसके, भारतीय नौसेना के लिए यह काम किया जा रहा है। भारतीय नौसेना के लिए काम किया जा रहा है। तो वो कौन सी सबमरीन है, वो सबमरीन है वॉरफेयर सोनोबोए। कौन है, वॉरफेयर सोनोबोए। वॉरफेयर सोनोबोए, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। अब मैं आपको एक नई चीज बताता हूं,
भारत और रूस ने कौन सी मिसाइल डेवलप की है? भारत और रूस ने कौन सी मिसाइल डेवलप कर रखी है बेटा? सुपरसोनिक मिसाइल है ना, या हाइपरसोनिक है? बताओ कौन सी है सुपरसोनिक मिसाइल? कौन सी है? ब्रह्मोस। कौन सी है? ब्रह्मोस मिसाइल डेवलप कर रखी है। ठीक है, ब्रह्मोस, ये मतलब भारत और रूस की दो नदियों का नाम पे बनी है। ब्रह्म मतलब ब्रह्म नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी है? ब्रह्मपुत्र नदी है। और रूस की कौन सी है बेटा? मोस्कोस नदी। कौन सी है? मोस नदी से इस पे बनी हुई है। ठीक है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? ब्रह्मोस मिसाइल है। दोनों नदियों की देश के नाम की नदियों से मिलकर बना है। तो भारत ने अपनी ब्रह्मोस की पहला निर्यात किस देश को किया है? मतलब भारत ने पहली ब्रह्मोस किस देश को बेची है? वो बेची है फिलीपींस को। किसको? फिलीपींस को बेची है। ये फिलीपींस देश को बेची है। ये भी आपको फिलीपींस देश को बेची है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार आया है। फूल, पत्ती, स्टार जो भी बनाना है आप बना सकते हो। फिलीपींस देश को ब्रह्मोस की पहली खेप भारत ने सेंड कर दिया, उसके साथ है उसको निर्यात कर दिया है। तो ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर होने वाला है। भारत और अमेरिका ने मिलकर एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय बनाने का निर्णय लिया है, जो भारत की नौसेना की ताकत को बढ़ाएगा। निर्णय हिंद महासागर में बढ़ते चीनी जंगी जहाजों और पनडुब्बियों के खतरों को देखते हुए लिया गया है। मतलब चीन का प्रभाव हिंद महासागर में बढ़ रहा है और जो पनडुब्बियां हैं उनका खतरा बढ़ रहा है। इसको देखते हुए भारत और यूएसओ ने वॉरफेयर सोनोबॉय का एक विशेष उपकरण है जो समुद्र में छोड़ा जाता है और ये पनडुब्बियों की आवाज पकड़कर उसकी सटीक जानकारी देता है। एक्टिव और पैसिव दोनों मोड्स में ये काम करता है। एक्टिव और पैसिव दोनों मोड में ये काम करता है और पनडुब्बियों की सटीक जानकारी देता है। इसके लिए क्या है? एक वॉरफेयर सोनोबॉय का एंटी सबमरीन मिसाइल का उत्पादन करने वाले हैं। क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 के अनुसार भारत की रैंकिंग कौन सी है? कौन सा बेटा? हेनले पासपोर्ट के अनुसार भारत की कौन सी रैंकिंग है? तो इसमें भारत की रैंकिंग है 85। कितनी? 85वीं रैंकिंग है। अब हेनले पासपोर्ट रैंक ये क्या डिसाइड करता है? ये बताता है कि किस देश का पासपोर्ट कितना मजबूत है। मतलब आप उसके देश का पासपोर्ट लेके कितने देशों में बिना वीजा ट्रेवल कर सकते हो और उस देश में बिना वीजा आप वहां जा सकते हो, घूम सकते हो, या टूरिस्ट के रूप में जा सकते हो, या जाके आ सकते हो। तो आप भारत का ये जो पासपोर्ट है आपको बिना वीजा कितने देशों में ले जाएगा? 57 देशों में। कितने बेटा? 57 देशों में लेके चला जाएगा। मतलब भारत का पासपोर्ट की रैंकिंग है कितना पावरफुल है? तो विश्व के अंदर हमारा नंबर है 85वां। सबसे ताकतवर कौन सा है? फर्स्ट नंबर कौन सा है? सिंगापुर का। कौन सा? सिंगापुर का है, सबसे ताकतवर है। और सबसे लास्ट वाला कौन सा है? अफगानिस्तान का। अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान का सबसे लास्ट वाला है। ठीक है, इसका ये सबसे कमजोर है और सिंगापुर वाला सबसे पावरफुल है। अब मैं आपको कुछ रैंकिंग और दिखाता हूं, जैसे भारत की कितनी कितनी रैंकिंग है। भूखमरी सूचकांक, हंगर डेवलप में भूखमरी में हमारी कितनी रैंकिंग है बेटा? बहुत बुरा हाल है, 105वीं रैंकिंग है। हैप्पीनेस इंडेक्स में खुशहाली में, हम खुशहाली सूचकांक हैप्पीनेस इंडेक्स में बात करें, हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा 126वां है। जेंडर गैप इनइक्विलिटी में हमारा इक्विलिटी में हमारा कौन सा स्थान है? 129वां स्थान है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, मतलब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारा कौन सा स्थान है? ये 159वां स्थान है। मतलब जो पत्रकारिक सूचकांक है हमारा, जो मीडिया है हमारा देश का, वो कितना फ्रीडम है उसका देख लो, विश्व में कितना स्थान है। वो कितना चाय करता है, इधर एक को बिठा लेता है, इधर दूसरे को बिठा लेता है और सारा दिन डिबेट कराता रहता है, हिंदू मुस्लिम ये सब चलता रहता है और काम की बात कुछ नहीं होता। तो हमारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 159वां स्थान है। जेंडर गैप इक्विलिटी मतलब जो लैंगिक समानता में हमारा कितना स्थान? 129वां है। हैप्पीनेस, हम कितने खुश हैं विश्व के अंदर, उसमें हमारा 126वां स्थान है। और भूखमरी में हमारा 105वां स्थान है। आप देख सकते हो देश की क्या स्थिति है और
कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि हम क्या बन गए, विश्व गुरु बन गए, बट अभी तक उस विश्व गुरु की हमें डेफिनेशन पता नहीं चली कि उस विश्व गुरु की परिभाषा क्या है और हमारे हालात तो क्या है, अभी ये है आपके सामने है। तो हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 के अनुसार भारत पासपोर्ट में 80वें स्थान से गिर के 85वें स्थान पे आ गए। पिछले साल हम कौन से स्थान पे थे, 80वें स्थान पे थे। अब कौन से स्थान पे आ गए, अब 85वें स्थान पे आ गए। भारत पासपोर्ट धारक 57 देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। कितने देशों में, 57 देशों में बिना वीजा यात्रा कर सकते हैं। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए भारत का, आप वहां जा सकते हो। और सबसे शक्तिशाली कौन है, सिंगापुर है। और सबसे अफगानिस्तान क्या है, सबसे पासपोर्ट में कमजोर है, अफगानिस्तान सबसे कमजोर है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं, अभी हाल ही में किस राज्य में शिक्षा गुणवत्ता सुधार गुणोत्सव 2025 बनाया जाएगा? कौन सा बेटा, गुणोत्सव। गुणोत्सव 2025 कहां पे होने वाला है? तो गुणोत्सव 2025 कहां पे होगा? असम में होगा। असम में बनाया जाएगा। किस लिए बनाया जाएगा? यह बनाया जाएगा शिक्षा गुणवत्ता के लिए। किसके लिए? शिक्षा सुधार, शिक्षा गुणवत्ता के लिए ये आयोजन किया जा रहा है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। यहां के मुख्यमंत्री कौन है? असम के मुख्यमंत्री की बात करूं, मैं सीएम की बात करूं तो डॉक्टर हिमंत बिश्वा शर्मा यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री है। ठीक है, हिमंत बिश्वा शर्मा। यहाँ की राजधानी क्या है? राजधानी कौन सी है बताओ रे? इसकी राजधानी क्या, असम की क्या है? दिसपुर। असम की राजधानी क्या है? दिसपुर। असम राज्य बना कब था? 1950 में असम राज्य बना था। कब बना था? 1950 में बना। माजुली द्वीप कहां पे है? जो सबसे बड़ा द्वीप है एशिया का, सबसे माजुली द्वीप। कौन से? माजुली द्वीप कहां पे है? ये भी असम के अंदर है। ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी जो ढोला सादिया ये भूपेन हजारिका पुल बना है, वो भी असम के अंदर बना है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहां पे है? असम के अंदर। लिख लेना, मैं बोल रहा हूं जो सारी चीजें। काजीरंगा नेशनल पार्क भी कहां पे है? असम के अंदर बना हुआ है। असम सरकार ने 6 जनवरी 2025 को गुणोत्सव 2025 कार्यक्रम पहले चरण की शुरुआत की। इसका उद्देश्य राज्य भर में शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन और सुधार के लिए, केवल शिक्षा की गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाए, उसमें सुधार किया जाए, इसलिए क्या है, गुणोत्सव एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, जिसमें 14.11 लाख छात्रों को और 16,056 स्कूलों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। मतलब 14,11,000 छात्रों को 16,000 स्कूलों तक पहुंचाएगा। वहां का अच्छा परिणाम हो, अच्छा स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, शिक्षकों का मूल्यांकन किया जाए, इन सब चीजों को देखते हुए कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। मतलब कुल मिला के बात यह है कि शिक्षा व्यवस्था को अच्छी की जाए, उसको सुधारा जाए। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है, भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? भारतीय ऊर्जा अक्षय विकास, जिसको हम रेडा बोलते हैं, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1987 में हुई थी। अब इसका मेन काम क्या है? मतलब अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी, जो पवन ऊर्जा, ग्रीन ऊर्जा हो गई, हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन से बनने वाली ऊर्जा होगी, हाइड्रो पावर हो गए, विंड पावर हो गए, इनसे क्या है, देश में इनको रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए काम करती है। कौन? रेडा, भारतीय अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। इसकी स्थापना 1987 में। आपको कमेंट में बताना है इसके अध्यक्ष कौन है, इसके अध्यक्ष कौन है। अब मैं आपको एक नई चीज लिखाता हूं, सोलर अलायंस का मुख्यालय कहां है? अंतरराष्ट्रीय, किसका? अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन या अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन या अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहां पे है? तो वो कहां पे है? गुरुग्राम में। कहां है बेटा? गुरुग्राम, हरियाणा के। ये शुरुआत किसने की थी? तो भारत और फ्रांस ने इसका शुरुआत की थी। भारत और फ्रांस ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। अभी फिलहाल यहाँ पे कितने देश है टोटल? इसके अंदर कितने देश शामिल हो गए? 101 देश इसके अंदर शामिल हो गए। किसके? सौर गठबंधन के अंदर, या सौर ऊर्जा के लिए जो बनाया गया इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाया गया है, उसके अंदर 101 देश है। भारत और फ्रांस ने स्टार्ट किया और उसका मुख्यालय कहां पे है? गुरुग्राम में इसका मुख्यालय। मतलब सौर एनर्जी को बढ़ावा देने, रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए यह काम करता है।
तो भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड रेडा को लगातार चौथे वर्ष में उत्कृष्ट रेटिंग प्राप्त हुई है, जो भारत सरकार द्वारा आयोजित प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली के तहत दी गई है। यह सम्मान रेडा को उसकी उच्च कार्य क्षमता, परियोजनाओं में कुशलता एवं अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में योगदान के लिए मिलता है और इसकी स्थापना 1987 में हुई थी। अध्यक्ष आप बताओगे कमेंट करके, अध्यक्ष कौन है? भारत में अक्षय परियोजना के वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इसका प्रमुख का सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी, एक पीएसयू कंपनी है। भारत के अंदर जो अक्षय ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी है, जैसे सोलर, विंड पावर, ये सब है, इनके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए इसका बनाया गया था, इसको गठबंधन किया गया था। इसका आदर्श वाक्य क्या है? इसका ध्येय वाक्य क्या है? सदैव ऊर्जा। क्या है बेटा? सदैव ऊर्जा इसका क्या है? एक आदर्श वाक्य है। किसका? इरेडा का। किसका? इरेडा का, जिसकी स्थापना 1987 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने अपने वन्य पारिस्थितिकी तंत्र की सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में जोड़ा है? तो जीडीपी के अंदर कौन सा राज्य है जिसने वनों को जीडीपी के अंदर जोड़ दिया है? तो वो है बेटा, कौन है? छत्तीसगढ़। कौन है? छत्तीसगढ़ ने वनों के अंदर जोड़ दिया। राजधानी रायपुर है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। सीएम कौन है? विष्णु है। कौन है बेटा? विष्णु। ठीक है, विष्णु यहाँ के सीएम है, जो कि बीजेपी पार्टी से हैं, यहाँ के वो सीएम है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि इस राज्य ने जो वन परिस्थिति तंत्र है, जो वन है, फॉरेस्ट है, वन्य जीव है, इनको क्या है? घरेलू उत्पाद जीडीपी में जोड़ा है। तो इसके बारे में देखते हैं कुछ। छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य बन गया जिसने अपने वन परिस्थिति तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद, ग्रीन जीडीपी से जोड़ा है। यह पहल वनों के आर्थिक और पारिस्थितिकी तंत्र स्थिति है, जो पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिति है, मूल्यों को, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन शमन को महत्व उजागर करती है। ग्रीन जीडीपी प्रारंभिक जीडीपी का संशोधन संस्करण है, जिसमें आर्थिक गतिविधियों के पर्यावरण लागतों को शामिल किया गया। मतलब आर्थिक गतिविधियां हैं जो पर्यावरण पे लगती है, वनों पे लगती है, इनको इसके अंदर शामिल किया। मतलब ग्रीन जीडीपी वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया? छत्तीसगढ़ बन गया। किसका? ग्रीन जीडीपी वाला। याद रखना रे बेटा, कौन सा? ग्रीन जीडीपी वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? छत्तीसगढ़ बन गया। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो ये हमारे आज के 11 एमसीक्यू थे। अब हम डिस्कस करने वाले 10 वन लाइनर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पहला, भारतीय एथलेटिक्स महासंघ की स्थापना कब हुई? 1946 में हुई। और कल मैंने आपको बताया इसके नए अध्यक्ष कौन बने हैं? बहादुर सिंह संघू इसके नए अध्यक्ष बने हैं। सिपहा जिला वन्य जीव अभ्यारण्य किस राज्य में? तो त्रिपुरा में है। यहाँ एक बटरफ्लाई की नई प्रजाति पाई गई है। कल हमने डिटेल से डिस्कस किया था। महत्वपूर्ण उभरती प्रौद्योगिकियों पे भारत अमेरिका पहल आईसीटी की तीसरी बैठक कहां पे हुई? 6 जनवरी 2025 को नई दिल्ली में यह बैठक आयोजन किया गया था। ग्रामीण भारत महोत्सव 2025 का वाक्य क्या है? तो विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण करना ही एक क्या है इसका? विकसित भारत 2047 के लिए एक लचीले ग्रामीण भारत का निर्माण करना इसका आदर्श वाक्य रखा है। किसका? ग्रामीण भारत महोत्सव का। ब्रिक्स का गठबंधन 2006 में हुआ था, ठीक है, नहीं 2009 में हुआ था। ब्रिक्स का गठबंधन 2009 में हुआ था। हाल ही में इंडस फूड 2025 के लिए किस संस्करण का उद्घाटन किया गया? तो 8वां संस्करण यह हुआ है। कहां पे? नोएडा के अंदर हुआ है इंडस फूड का। 2025 ब्रिटिश जूनियर ओपन स्क्वैश टूर्नामेंट का आयोजन कहां किया गया? तो ब्रिमिंघम इंग्लैंड में आयोजन इसका किया गया। किसका? जूनियर स्क्वैश टूर्नामेंट का आयोजन कहां पे हुआ है? इंग्लैंड के अंदर हुआ है। संविधान की किस अनुसूची में हिंदी भाषा का उल्लेख है? तो 8वीं अनुसूची में हिंदी भाषा का उल्लेख है। किसी अनुसूची में? 8वीं। हाल ही में सीएसआईआर के किसके उत्पादन के लिए स्वदेशी तकनीक विकसित की गई है? तो पैरासीटामोल के लिए सीआईएसआर ने तकनीक का उत्पादन किया है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है और विश्व वाड़ा 10 जनवरी को मनाया जाता है। तो ये हमारे आज के 11 एमसीक्यू थे और 10 वन लाइनर थे। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आए, अच्छे लगे होंगे। कमेंट करके जरूर बताना। और कल फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अपडेट के साथ, न्यू क्वेश्चनों के साथ। अपनी पढ़ाई को जारी रखें। जय हिंद, धन्यवाद।